हेलो दोस्तों। हमने कल तक जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें हमने स्टार्टिंग का लेसन 1 हमने पढ़ लिया है। अब लेसन 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत और यूरोप की तुलना। 15वीं-16वीं सेंचुरी की बात है, जब भारत और यूरोप की अगर तुलना करेंगे तो रूढ़िवादी विचारधारा से ग्रसित जाति और धार्मिक विभाजन था। भारत की बात हो रही है। भारत की पहचान एक राष्ट्र के रूप में न होकर एक भूमि के रूप में थी, यानी कि एक राष्ट्र के रूप में नहीं था, एक सिर्फ भूमि मात्र के तौर पे था, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था उस समय। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी और सामंतवादी विचारधारा व्याप्त था। भारत मध्यकाल से गुजर रहा था। इट मीन्स ये सब भारत के पक्ष में बात हो रही है। यहाँ पे यूरोप के बारे में देखें तो पुनर्जागरण का काल हो गया था। 15वीं-16वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो वहाँ पे यानी कि विदेशों में कह सकते हैं, यूरोप में पुनर्जागरण का काल, धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहा था, प्रबोधन काल चल रहा था वहाँ पे, आधुनिक युग में प्रवेश, तर्क वितर्क ज्ञान की बातें हो रही थी और राष्ट्र निर्माण की अवधारणा चल रही थी। सामंतवाद की जगह पूंजीवाद ले रहा था। भौगोलिक खोज का युग चल रहा था और औद्योगिकीकरण की शुरुआत। यूरोप में मध्यम मार्ग का उदय हो रहा था। इट मीन्स अगर यूरोप और भारत की तुलना करें तो भारत में ये सब रूढ़िवादी व्यवस्था चल रही थी और यूरोप में डेवलपमेंट विकास हो रहा था। ठीक, आगे देखते हैं। पूंजीवाद व्यवस्था का मतलब ये है कि पूंजीवाद व्यवस्था में उद्योग और सामंतवाद। यूरोप की बात करें तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन उस समय हो रहा था। हेनरी द नेविगेटर, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल का राजा थे। कहाँ के राजा थे? पुर्तगाल के राजा थे। अफ्रीका के तटीय मैप की खोज की, यानी अफ्रीका के तटीय मैप आप कह सकते हैं कि द केप ऑफ गुड होप से आगे का किनारा जो है वो सब द हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल के राजा थे, उन्होंने खोजा। बार्थोलोम्यू डियाज की बात करें तो केप ऑफ गुड होप जो कि साउथ अफ्रीका में है। कोलंबस जो स्पेन का निवासी था, अमेरिका की खोज किया था और 1492 में इसने खोज किया। वास्को डी गामा पुर्तगाली था और 1498 में भारत की खोज किया। भारत की खोज का मतलब ये नहीं, ये भारत के रास्ते यानी कि मार्ग की खोज हो रही है, यानी कि भारत तो पहले से मौजूद था, उसके मार्ग यानी जल मार्ग की बात हो रही है, कह सकते हैं जल मार्ग की खोज हुई थी। जॉन कैबोट 1497 में न्यू फाउंडलैंड, ब्राज़ील 1500 पेड्रो अल्वारेज, अच्छा ये 1500 में सन 1500 में पेड्रो अल्वारेज ने ब्राज़ील की खोज किया। 1497 में न्यू फाउंडलैंड जॉन कैबोट ने किया। और मैगलन स्ट्रेट है 1520 में मैगलन नहीं खोजा था, इसी के नाम पे पड़ गया था। तस्मानिया और न्यूजीलैंड की बात करें तो तस्मान में पड़ता है, तस्मानिया और न्यूजीलैंड, तस्मान खोजा था, हो सकता है ये व्यक्ति हो, मुझे कंफर्म नहीं आ रहा है। तस्मान। उत्तरी ध्रुव 1909, रॉबर्ट पियरे अमेरिका के रहने वाले थे, तो 1909 में उत्तरी ध्रुव खोजे थे रॉबर्ट पियरे। और दक्षिणी ध्रुव 1911 में खोजे एडमंड नॉर्वे के थे। तो एडमंड नॉर्वे के थे जो कि साउथ पोल का खोज किया, और नॉर्थ पोल का खोज किया रॉबर्ट पियरे जो कि अमेरिका के थे। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया खोज कैप्टन कुक ने किया था। इट मीन्स ये जो लास्ट में हमने देखा, ये कौन कौन क्या क्या खोजे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलंबस स्पेन का निवासी था, अमेरिका खोज किया 1492 में। वास्को डी गामा पुर्तगाली था जो कि 1498 में भारत की खोज किया। जॉन कैवेट ने 1497 में न्यू फाउंडलैंड, ब्राज़ील की खोज 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज ने किया था। मैगलन स्ट्रेट, यस स्ट्रेट है,
मैगलन स्ट्रेट 1520 में मैगलन ने किया था। तस्मानिया और न्यूजीलैंड का खोज तस्मान ने किया। उत्तरी ध्रुव 1909 में खोजा गया, रॉबर्ट पियर के द्वारा, अमेरिका के निवासी थे। दक्षिणी ध्रुव 1911 में खोजा गया, जो कि एडमंड नार्वे के निवासी थे। और ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था कैप्टन कुक ने। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट खोज हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, आके देखते हैं। बहुत शॉर्टकट में नोट्स बनाए हैं दोस्तों, ध्यान से बस सुनिए, आपको सुनने में ही मज़ा आ जाएगा। ओके, तो पी फॉर पुर्तगाल 1498। पुर्तगाल सिकंदर लोदी का शासन था उसमें, भारत में, ये भारत में की बात हो रही है। तो जब पुर्तगाल भारत में 1498 में आया तो सिकंदर लोदी उस समय शासन कर रहे थे। वापसी चला गया कब? 1961 में, यानी कि यही सबसे बाद में आई थिंक गोवा को छोड़ के गया था ना, गोवा और पुदुचेरी। यस, गोवा और पुदुचेरी को 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा हटाया गया। कौन सी कार्रवाई थी? पुलिस कार्रवाई थी। कोई ऑपरेशन खास करके नहीं था, लेकिन पुलिस कार्रवाई नाम का ऑपरेशन चला था, जिससे 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा और गोवा और दमन दीव, गोवा और दमन दीव को छोड़ा था। आए थे 1498 में, चले गए 1961 में, यानी सबसे लॉन्ग हिंदुस्तान में रहने वाले ये थे। डच की बात करें तो 1595 में, उस समय अकबर का राज्य था, और ये आए थे 1600 कंपनी की स्थापना हो रही थी 1602 में, और 1824 में चले गए सब अंग्रेज़ों के हाथ बेच के। इंग्लिश की यानी इंग्लैंड ब्रिटेन की बात करें तो 1600 में आगमन हुआ, और उस समय अकबर के मतलब अकबर 1600 अकबर में, ये एक्चुअल में उनका वहाँ से जब चले थे तो इनका शासन था, लेकिन उसके बाद ये डेथ कर चुके थे आई थिंक 1604 या 5 में ना, 1605 में। 1947 यानी 1600 में आए और 1947 में भारत छोड़ के अंग्रेज़ गए। तो ये भी काफ़ी लंबा शासन किए हैं। ये तो चूँकि यहाँ पे शासन किए, ये लोग तो सिर्फ व्यापार किए। डेनिस की बात करें 1616 जहांगीर, उस समय जहांगीर का शासन था। 1845 1616 यानी 1616 में आए, 1845 में गए। फ्रेंच की बात करें यानी फ्रांस, तो 1664 में आगमन हुआ, और 1954 में 1954 में गए। इसका मतलब इनके पास भी कुछ कौन सा जगह था इनके पास? पुदुचेरी था। यस, पुदुचेरी फ्रांस के अंडर में था। ये जब 1954 में गए तो पौंडीचेरी था ना, पौंडीचेरी में इनका चर्च भी है फ्रांस वाले का। तो उस समय औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, सिकंदर लोदी, इन लोगों के शासनकाल में ये कंपनियाँ आई थी, और ऐसे ऐसे इनका ये स्थापना है और इनकी वापसी की डेट है। शॉर्टकट में सब। आगमन का अगर क्रम पूछा जाए तो PDEDF, PDEDF, DE मतलब डेनमार्क, P फॉर पुर्तगाल, D फॉर डच, E फॉर इंग्लिश यानी इंग्लैंड, DE मतलब डेनमार्क, F मीन्स फ्रांस। और स्थापना क्रम, इनकी कंपनी का स्थापना क्रम देखें तो पहले पुर्तगाल आया, पुर्तगाली ने स्थापना कर दिया था, और ये जो इंग्लिश तीसरे पे आया वो सेकेंड टाइम यानी 1602 में, ये 1602 में इसने स्थापना कर दिया था, 1600 में, और डच ने 1602 में किया। तो आगमन का डेन के बाद था, लेकिन डेन से पहले इस्टेब्लिश हो गया। पुर्तगीज़ यानी पुर्तगाल की बात करें तो कारण, इनका आने का कारण क्या था भारत आने का? क्योंकि पूर्वी देश और यूरोपीय के बीच नए व्यापारिक मार्गों की खोज चल रही थी, क्योंकि व्यापार संबंध कट हो गया था, क्योंकि कुस्तुनतुनिया पे जब कब्जा हो गया कमाल पाशा का, वगैरह वगैरह कहानी आप जानते हैं। व्यापार में पहले से शामिल वेनिस और अरब के एकाधिकार, यानी व्यापार में पहले से शामिल कौन कौन थे? वेनिस और अरब के एकाधिकार थे, को तोड़ना था, और कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था। यस, कुस्तुनतुनिया का उस समय पतन हो गया था, व्यापारिक मार्ग खोज निकालने थे, अरब को पछाड़ना था, वेनिस
जो कि एक ट्रेड का सेंटर था। धार्मिक उद्देश्य ईसाई विचारधारा को पूर्वी देशों तक ले जाना था। तो उस समय हमने देखा था कि आई थिंक 1913 में ना, सॉरी 1813 में परमिशन मिल गया कि ईसाई अपना धर्म को फैला सकते हैं। पुर्तगाल की बात करें तो आगमन के समय भारत की स्थिति और परिस्थिति कैसी थी। तो दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी का राज था। यानी जब ये पुर्तगाली आए थे तो उस समय दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी का राज चल रहा था। डन। और भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उस समय जब पुर्तगाली आए थे तो भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन था। दक्कन के क्षेत्र में बहमनी वंश बेगड़ा और छोटे छोटे राज्य सिकंदर लोदी, ये सब नाम याद रखना है कब क्या था। दक्कन के क्षेत्रों में बहमनी राजवंश का शासन था। दक्षिण में विजयनगर, जो कि हरिहर और बुक्का 1313 के आसपास स्थापना की गई थी। तो हरिहर और बुक्का का शासन चल रहा था, जिसको विजयनगर साम्राज्य बोला गया। दक्षिण में धार्मिक और भेदभाव में बटा हुआ था हमारा देश। मध्यकाल का दौर चल रहा था और मालाबार तट पर जमोरिन का शासन था। इसी जमोरिन ने तो वास्को डी गामा का पुर्तगाल से आने वाला वास्को डी गामा का इन्होंने स्वागत किया था, जो कि मजीद या मनीद नाम के व्यापारी के साथ आए थे साउथ अफ्रीका से। मतलब मजीद नामक व्यापारी साउथ अफ्रीका में मिल गया वास्को डी गामा के साथ, जिससे उसने भारत का मार्ग दिखा दिया और ये दोनों आराम से पहुंच गए। प्रशासन और प्रशासनिक तौर पर भारत खंडित था, आर्थिक तौर पर समृद्ध था और कृषि शानदार थी। यानी कि ये जो समय चल रहा है, इस समय में प्रशासनिक तौर पर भारत खंडित था, यानी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। आर्थिक तौर पर बहुत ही समृद्ध था, जिससे जितने सारे विदेशियों को अट्रैक्ट किया। और कृषि शानदार तरीके से होती थी यहाँ पे। पुर्तगालियों के आगमन के साथ में भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन का दौर आरंभ हो गया। यानी जैसे ही पुर्तगाली का आगमन हुआ, पुर्तगाली भी तो यूरोपीय हैं, तो यूरोपियों का आगमन दौर माना जाता है। वास्को डी गामा का भारत आगमन 17 मई 1498 कब है? 17 मई 1498। ये 17, 18, 20 हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मई 1498। केप ऑफ गुड होप, जिसको आशा अंतरीप द्वीप कहा जाता है, के रास्ते गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से केरल के मालाबार तट केप ऑफ गुड होप के रास्ते गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीद की सहायता से केरल के मालाबार तट के कालीकट बंदरगाह, सारा शब्द लिखा हुआ है, मालाबार तट केरल का, कालीकट बंदरगाह के कप्पक डाबू बंदरगाह, उस छोटे से बंदरगाह का नाम क्या था? कप्पक डाबू बंदरगाह पर आगमन हुआ। जहाज जो था, जिस जहाज से आया था, वो साओ गैब्रियल नाम था जहाज का। और स्वागत किसने किया? स्थानीय शासक, जो कि जमोरिन था। यानी जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, स्थानीय शासक था उस समय का। और वास्को डी गामा की कहानी हम सब जानते ही हैं कि वो यहाँ से मसाले वसाले लेके गया, काली मिर्च ले गया, जिसको 60 गुना का लगभग फ़ायदा हुआ, जबकि SCERT में 32 गुना लिखा हुआ है, नॉट 60 गुना। और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बुक्स हैं वहाँ पे 60 गुना लिखा हुआ है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, केयरफुली आप सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ। वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक इमैनुअल प्रथम के आदेश पर वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक इमैनुअल प्रथम, यानी पुर्तगाल का शासक उस समय कौन था? इमैनुअल प्रथम के आदेश पर आया।
आगमन हुआ कालीकट मालाबार तट पे और प्रस्थान कोंकण तट गोवा से। यानी कि आगमन तो कालीकट से हुआ लेकिन प्रस्थान किया कोंकण तट गोवा से। 1524 में वायसराय बनकर आया, जबकि और भी बीच में इसके बहुत सारे वायसराय हुए, लेकिन ये वास्को डिगामा के बारे में बात हो रही है कि इमैनुअल प्रथम ने, जो कि पुर्तगाली शासक थे, उन्होंने भेजा था कि भारत की ओर जाना है। आए थे तो मालाबार, कालीकट मालाबार तट केरल, प्रस्थान यहाँ से जाने का जो रास्ता था उनका कोंकण तट गोवा से। ओके, 1502 में गए 1498 के बाद। वास्को डिगामा वास्को डिगामा 98 में आया, 1502 में आया और 1524 में आया। जब 1524 में आए तो उसको गवर्नर बना के भेजा गया था, जबकि ये पहला टाइम है और बीच में भी आए थे। और इनका जब ये वायसराय बन के आए थे तो डेथ भी इनका भारत में ही हो गया। इनका चर्च आई थिंक गोवा में शायद है, नॉट कंफर्म, गोवा में ही है। दूसरा, अगर पुर्तगाली यात्री को देखें तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। पहला तो पुर्तगाली आए थे कौन? वास्को डिगामा। दूसरा कौन है? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, जो कि 13 जहाजी बेड़े लेके आए थे। 13 जहाज के बेड़े साथ आए थे और इस बेड़े में बार्थोलोम्यू डियास भी शामिल था। 1200 नाविक के साथ 1500 एडी में आया था। कौन? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, जो कि दूसरा पुर्तगाली यात्री है। वास्को डिगामा कालीकट से मिर्च ले गया, 16 गुना मुनाफा पाया था। ये तो हमने देख लिया। प्रथम व्यापारिक कोठी की बात करें तो 1503 में कोचीन में, यानी पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में प्रथम व्यापारिक कोठी का स्थापना किया। ओके, एंड देन द्वितीय व्यापारिक कोठी की बात करें तो द्वितीय व्यापारिक कोठी 1505 में कन्नूर में सबसे पहले व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास पुर्तगालियों ने कालीकट में किया, परंतु स्थानिक शासन जमोरिन की अनुमति नहीं मिली। इसमें षड्यंत्र हो गया। तो जब अनुमति नहीं मिली, सबसे पहले व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास, खुला नहीं, प्रयास पुर्तगाली ने कालीकट में किया, परंतु स्थानिक शासक जमोरिन की अनुमति नहीं मिली। भारत आने का प्रमुख उद्देश्य इनका क्या था? व्यापार था, यानी पुर्तगाली का आगमन से व्यापार था। काली मिर्च स्पेशल, क्योंकि वो लोग ठंडे पर, यूरोप में ठंडी ज़्यादा है और काली मिर्च गर्म होती है, तो उनको गर्म मसाले की ज़्यादा नीड होती है। प्रथम वायसराय की बात करें तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 से 1509 तक रहा, 4 साल। ये प्रथम वायसराय बन के आया और 1503 इसने टर्की, गुजरात एवं मिस्र की सेना को संयुक्त रूप से हिंद महासागर में हरा दिया। जो गिनी की खाड़ी है वहाँ पे ये टर्की की सेना थी, गुजरात की सेना थी और मिस्र की सेना थी। इन तीनों सेना को संयुक्त रूप से हरा दिया। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। डन, हिंद महासागर में। 1508 में चौल के युद्ध में, चौल नामक एक युद्ध हुआ था 1508 में। पुनः गुजरात और मिस्र की सेना को इसने हरा दिया और ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया, जिसको पुर्तगालियों ने स्वयं को सागर का स्वामी कहा। और ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है ये कारतेज सिस्टम यानी कि आप समझिए वीज़ा है, पास है, पास। इस पास को लेके फिर आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये प्रतिपादक माना जाता है। यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया? तो ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति, यस, इसको बोलते हैं नीले जल की नीति। नीले जल की नीति कौन है भैया? इसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि प्रथम वायसराय था। डन।
द्वितीय वायसराय जो था वो अल्फांसो डी अल्मीडा था। अल्मीडा, यहाँ पे भी है अल्मीडा। व्हाट काइंड ऑफ दिस, देयर इज लिटिल 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 लिटिल। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वास्तविक संपादक है, और यहाँ पे भी है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यहाँ तो मिस्टेक हो गया दोस्तों, मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, और मैं पक्का बताऊँगा अगले वीडियो में कि यहाँ पे मिस्टेक क्या है। आप लोग अगर अभी याद आ रहा है तो फ़िलहाल बताइए, हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन ये दोनों सेम तो नहीं होगा। तो अल्फांसो डी अल्मीडा है, इसका नाम कुछ और है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नहीं, कुछ और है। मैं चेक करके बताऊंगा, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा इससे के लिए। द्वितीय वायसराय अल्फांसो डी अल्मीडा बना, जो कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है 1509 से 1515 तक, क्योंकि ये 1505 पहले वायसराय थे, 1505 से 1509 तक। दूसरे बने 1509 से लेके 1515 तक। ओके, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को ख़त्म कर दिया। वाह, पहले वायसराय ने बनाया, दूसरे वायसराय ने ख़त्म कर दिया। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा को छीन लिया, यानी दूसरा व्यक्ति आए जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यस अल्फांसो डी अल्मीडा अल्बुकर्क, ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इधर लिखा हूँ अल्फांसो डी ओहो, एक इसमें अल्बुकर्क है, एक अल्मीडा है, नॉट कन्फर्म, सॉरी, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा आप लोग। मैं कल पक्का स्टार लगा के बताऊंगा कि इसमें क्या मिस्टेक हुई थी। दोनों नाम, एक फ्रांसो डी अल्मीडा, एक फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क है। तो 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था, और विजयनगर के शासक ने कृष्णदेव राय, जो कि उस समय के विजयनगर के शासक थे, कर्नाटक के भटकल, कर्नाटक में एक जगह है भटकल में एक दुर्ग स्थापित करने की छूट दी थी। ओके, 1500 वेयर इज आई, नहीं दिखा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सॉरी, यस अगेन। द्वितीय वायसराय जो कि अल्फांसो डी अल्मीडा था, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 में ब्लू वाटर पॉलिसी को ख़त्म कर दिया, 10 में गोवा छीन लिया, और विजयनगर के शासक ने कृष्णदेव राय, यानी विजयनगर के जो शासक थे उस समय कृष्णदेव राय थे, वो कर्नाटक के एक भटकल जगह है, कर्नाटक के भटकल स्थान में एक दुर्ग स्थापित करने की छूट दे दी। ठीक है, ये फ्रांसीसियों को। 1511 की बात करें तो 1511 में हरमुज जल संधि, एक जल संधि हुई जिसका नाम है हरमुज जल संधि। दक्षिण पूर्वी एशिया की मंडी मानी जाती थी, पर कब्जा कर लिया गया, यानी ये फ्रांसीसियों के द्वारा 1511 में हरमुज जल संधि के द्वारा, और इसको मलक्का स्ट्रेट, यानी कि हरमुज जल संधि और मलक्का स्ट्रेट, इन दोनों पर दक्षिण पूर्वी एशिया की मंडी माना जाता है, इस पर कब्जा कर लिया किन लोगों ने, फ्रांसीसियों ने। 1515 में डेथ हो गया कोचीन में, किसका, अल्मीडा का। ओके, मैं ये पक्का कंफर्म करूँगा कल कि कौन अल्मीडा है और कौन अल्बुकर्क है। माफ़ कीजिएगा इसके लिए, बहुत मिस्टेक हो गया है, मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ ऐसे कैसे हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कि नीनो डी कुन्हा, अब अगला उनका वायसराय बन के आया नीनो डी कुन्हा, जो कि 1529 से लेकर 1538 तक रहा, जबकि इसके बीच में और भी लोग रहे होंगे, क्योंकि ये 1509, 1515, 1505, 1509, 5 से 9 तक, 9 से 15 तक, तो 15 से भी आगे तक वायसराय हुए होंगे, लेकिन उतना उन्होंने कमाल नहीं किया होगा। नीनो डी कुन्हा आया 1529 से लेकर 1538 तक, राजधानी कोचीन से गोवा, यानी कि जो उनकी राजधानी स्टार्टिंग में कोचीन थी उसको गोवा लेके चले गए, और गोवा कौन छीना था, आदिल शाह से, सेकंड वायसराय स्थानांतरित कर दिया, और गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर दी उस समय। अब इसके समय में गुजरात का शासक कौन बना, बहादुर शाह की हत्या कर दिया इन्होंने, नीनो डी कुन्हा ने।
बंगाल के शासक महमूद शाह से बंगाल के क्षेत्र से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। बंगाल का उस समय शासक था मसूद शाह। मसूद शाह से इन्होंने क्या किया, बंगाल क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति ले ली। मद्रास के सेंथोम में अपनी बस्तियां बनाई, यानी मद्रास में एक जगह सेंथोम में पुर्तगालियों ने अपनी बस्तियां बनाई। बस्तियां मतलब फैक्ट्री टाइप का अपना कॉलोनी बनाया। पुर्तगालियों ने हुगली को लूटपाट का केंद्र बनाया था। हुगली नदी जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और इस नदी पे जो भी द्वीप वगैरह हैं उस पे रह के फुल्टा ये द्वीप है, यही तो है फुल्टा द्वीप। तो पुर्तगालियों ने हुगली नदी पे फुल्टा द्वीप यानी हुगली नदी को लूटपाट का केंद्र बनाया था। 1559 में दमनदेव और 1559 में सिलोन श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। 1534 में बसीन और 1535 में दीव यानी दमन दीव बसीन सिलोन पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया इन सब जगहों पे। और अगर देखें कि ये लोग से मतलब पुर्तगालियों ने क्या क्या हमारे भारत में हिंदुस्तान में लेके आए हैं, तो उसके बारे में अगर देखें तो टमाटर है, आलू है, मिर्ची है, तंबाकू है, अल्फांसो आम है, जहाज़ निर्माण का, ईसाई धर्म का प्रचार, चर्च निर्माण की गोथिक शैलियों के। तो चर्च निर्माण की कौन सी शैली थी, उनके शिल्प कला का नाम था गोथिक शैली, गोथिक। प्रिंटिंग प्रेस जो कि 1556 में हिंदुस्तान में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस अगर आया तो 1556 में आया पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में। डन। आगे देखते हैं, अब अगला चैप्टर आ गया, उसी में कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा है, इसको ख़त्म कर लेते हैं फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे। 1661 में राजकुमारी कैथरीन मेयो का आप नाम सुने हैं, पुर्तगाली थी, पुर्तगाल की राजकुमारी थी। विवाह इनका राजा चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के जो राजा थे उस समय, उनके साथ विवाह तय हुआ और मुंबई द्वीप को दहेज में दे दिया। यानी पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को मुंबई द्वीप को दहेज के रूप में दे दिया, क्योंकि अपनी राजकुमारी कैथरीन की शादी की। यानी कि दहेज प्रथा तो बहुत पुरानी चीज़ चलती आ रही है। 1632 शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगा दिया। शाहजहां जो कि मुगल काल के शासक बादशाह थे, पुर्तगालियों को हुगली नदी से भगा दिया। लूटपाट का केंद्र बनाए थे जो हुगली नदी का, उसको हटा दिया। और आगे चलकर राजा चार्ल्स द्वितीय 10 पाउंड रुपए में किराए पर, यानी प्रति वर्ष के किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। ठीक है, यानी कि अपने ही राजा अपने ही लोगों को वो दे दिए किराए पे कि लो भाई जो अपना करो बिजनेस वगैरह। पुर्तगाली के पतन के कारण, अब पुर्तगाली का पतन करते हैं फिर आगे देखते हैं क्या क्या पतन के कारण है पुर्तगालियों के। तो धार्मिक रूप से असहिष्णु थे, ईसाई धर्म को बढ़ावा देते थे और सनातन धर्म को डाउनफॉल करते थे। भारतीय व्यवसायियों के साथ लूटपाट भी करते थे। सती प्रथा का अंत किया इन्होंने, करवाने का चांस किया, क्योंकि इन लोगों का मत था पुर्तगालियों का कि मतलब यहाँ पे शादी विवाह अगर कर लिया जाए तो एक पुर्तगाल की कॉलोनी बच जाती थी। तो यही कॉन्सेप्ट था कि जो भी पुर्तगाल के लोग आ रहे हैं इंडिया में वो यहाँ की विधवाओं से शादी कर रहे हैं। डचों और अंग्रेज़ों का आगमन, डच और अंग्रेज़ जब आए तब भी पुर्तगालियों को मतलब दिक्कत हुई। पुर्तगाली शासक की निरंकुशता भी थी, ये सब उसके कारण है कि क्यों डाउनफॉल हुआ। 1580 में पुर्तगाल और स्पेन की मित्रता के साथ पुर्तगाल का पतन प्रारंभ हो गया। पतन नहीं, पतन है, पतन यानी कि डाउनफॉल प्रारंभ हो गया। कब? 1580 में पुर्तगाल और स्पेन दोनों की। नए राज्यों का उदय हुआ। डकैती और लूटपाट को अपनी नीति का आधार बनाया। डकैती और लूटपाट की नीति का आधार बनाया था कौन? पुर्तगालियों ने।
1961 तक पुर्तगाल गोवा और दमन दीव, यस, गोवा और दमन दीव में बसे रहे। तब जाके जब पुलिस कार्रवाई हुई, कौन सी कार्रवाई हुई? पुलिस कार्रवाई। ये अक्सर पूछा जाता है इसलिए ना, जैसे कि हमने पढ़ा है हैदराबाद में अपोलो ऑपरेशन चला था, जैसे कि जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह ने विलय हस्ताक्षर किया था, और ऐसे एक और है निजाम, याद नहीं आ रहा। 1961 में आज़ाद, यानी कि हम 1947 में आज़ाद हो गए थे, 61 में ये मुक्त कराया गया इसे। गोवा मुक्ति आंदोलन, अच्छा, गोवा को मुक्ति आंदोलन के माध्यम से कराया गया। 1987 तक गोवा भारत को यूटी बना रहा। 1987 तक गोवा भारत का यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। 1987 के बाद इसको राज्य बनाया गया। 1987 में 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें गोवा 25वां राज्य बना। वाह, क्या फैक्ट है। यानी कि 87 तक केंद्र शासित रहा गोवा, बाद में 1987 में 56वां संशोधन हुआ, जो कि गोवा 25वां राज्य बना। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा नहीं बड़ा है। तो डच यहाँ से हम शुरू करेंगे। डच पूरा अभी काफ़ी है, तो अगले वीडियो में हम डच के बारे में पढ़ेंगे। आधा घंटा लगभग रिकॉर्डिंग हो गया है, और ऐसे कंटिन्यू मैं एवरी डे वीडियो बनाता रहूँगा अपने नोट्स। ये बहुत शानदार नोट्स बना हुआ है, इस पूरे नोट्स का मैं इसमें वो कर दूँगा, सारा मॉडर्न हिस्ट्री इसके अंदर है, तो आप सब देख सकते हैं। बस सुन लेंगे तब भी हो जाएगा। PDF वगैरह चाहिए तो मैं PDF क्रिएट करके सेंड कर दूँगा। थैंक यू सो मच, आप लोग कंटिन्यू इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। फ़ायदा तो बहुत होगा, हर एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। तो दोस्तों डच हम कल से पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।